धन्यवाद उपसभापति महोदय। हमारे केंद्रीय बजट जो देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखा है, उस संबंध में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैडम, यह बजट 140 करोड़ देशवासियों के आशा आकांक्षाओं का पूरा करने वाला है। गरीब कल्याण को समर्पित है कि गरीबों के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है और किसान की आमदनी भी बढ़ाने वाला है। यह युवाओं के रोजगार प्रदान करने के अनेकों अवसर इसमें उपलब्ध हैं और महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी अनेकों योजनाएं इस बजट में केंद्रित है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के जो मानक है, जो जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था परखी जाती है, वह चाहे जीडीपी हो, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन, करेंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, एसेट क्रिएशन, अगर सभी मानकों को हम अर्थव्यवस्था के देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार में सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन हुआ है। यह इस बजट में दिखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर 10 वर्ष पहले की बात करें हम, तो उस समय स्थिति क्या थी? उस समय स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। एक तरीके से काला अध्याय था, हम कह सकते हैं वह 10 वर्ष पहले यूपीए का। क्योंकि एक दो ही एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पहले के वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। 2008-9 फिजिकल डेफिसिट 6.1% था और वह 6.1% इसलिए था, एक तरीके से बजट में थोड़ा मैनिपुलेशन किया गया था। जो ऑयल बॉन्ड, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के लिए उसका बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड, उसके एफसीआई के लिए, इन सब के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपए के जो बॉन्ड दिए गए, जबकि उसको बजट में होना चाहिए था, उसको बजट में नहीं दिखाया गया। और जो फिजिकल डेफिसिट थी उसको 6.1 पे उसको रखा गया। यह 2008 और 9 की स्थिति है। तो ये यूपीए के समय में जो बजट आता था, हम कह सकते हैं उसमें कई अंडर स्टेटमेंट, अंडर प्रोविजनिंग और मैनिपुलेशन उसमें देखने को मिलता था। और मैं ये नहीं कह रहा, उस समय के 2013 की जो यूपीए के समय उनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वह बोलते हैं many large projects both in public sector as well as in the private sector, specifically in infrastructure and manufacturing sector, have been held up for investment on account of delay in obtaining various approval and clearance. This is the statement of cabinet secretary of the UPA government in 2013. वो कहते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इसलिए रुक गए हैं क्योंकि उनको क्लियरेंस अप्रूवल नहीं मिल रही है। और पहले उस समय के जो इकोनॉमिक एडवाइजर, कई इकोनॉमिक एडवाइजरों ने उस समय में डॉक्टर शंकराचार्य से लेकर कईयों ने इस बात को कहा कि यह जो यूपीए है, इन्होंने 10 साल का पूर्व जो एक सुनहरा अवसर था उसको खोने का काम किया। उस परिस्थिति से लेकर के मोदी जी आगे बढ़े और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस पॉलिसी को, इसको मूल मंत्र बना करके आगे चले। और उसका नतीजा हुआ कि आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से 3 साल लगातार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है तो वह भारत की है और वह सामने दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने, अभी कपिल सिब्बल जी भी बोल रहे थे, बहुत सारे सदस्य कहते हैं एक हेड ऑफ एलोकेशन लेते कि इस मिनिस्ट्री में कम दिया, इसमें ज़्यादा किया, इसमें ऐसे किया। ऐसे बजट का थोड़ी एनालिसिस होता है। बजट का एनालिसिस अगर करना हो तो आप देखो 7.9% अभी जो पहले से जो 7.4% पिछले बजट से इस बार बढ़ाया गया। और तो और इसको इस स्वरूप से देखो कि देश की आज़ादी के 67 साल तक, जिसमें अधिकांश समय यूपीए ने शासन किया, देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिला के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल खर्चा कितना होता था देश की आज़ादी के 67 साल बाद, जिसमें यूपीए ने अधिक शासन किया, वो 16.65 लाख करोड़, मतलब 16,65 लाख करोड़ रुपए। और अब इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ, 67 साल, और इधर 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ,
यह देश के गरीबों और किसानों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा है 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहा है। मतलब 3 गुना से अधिक ये 10 सालों में मोदी सरकार खर्च कर रही है। यह बजट का साइज हुआ। यह हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा बजट का साइज मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा यह नहीं संभव था। और जब इनको 16 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करते थे तो कितने अस्पताल बनाते, क्या सड़कों की स्थिति क्या होती और कितने गरीबों को मदद कर सकते थे। इसलिए इन्होंने कुछ किया नहीं। अब मैं 2-3 बातें बताता हूं, 2-3 ही मिनिस्ट्री का बात बताऊंगा। एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में जो मनुष्य को कम से कम स्वास्थ्य सुविधा तो बेसिक मिलनी चाहिए। यूपीए के समय में 10 साल में 2013-14 में जो हेल्थ का बजट होता था वो केवल 37,000 करोड़ रुपए होता था। हमारे समय में, मोदी जी के समय में, इस बजट में अगर देखेंगे तो 37,330 करोड़ से बढ़ा करके 98,311 करोड़, मतलब 3 गुना अधिक बढ़ाने का काम किया। इसके साथ रेलवे का देखिए, आज रेलवे में जाना है मूलभूत आवश्यकता हो गई है। लोग अधिक से अधिक रेलवे में सफर कर रहे हैं। यूपीए के समय में 28,174 करोड़ खर्च करेंगे तो कितनी रेलवे लाइन आप बिछाएंगे, कितने कोच बनाएंगे, कैसे ट्रेन चलाएंगे, आप कल्पना करिए। वो 28,174 करोड़ से 2,65,000 करोड़, मतलब 6 गुना अधिक रेलवे में खर्चा यह मोदी सरकार के माध्यम से इस बजट में आप देखेंगे। और मैं तो अभी रेल मंत्री जी नहीं है, लेकिन विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और रेल मंत्री जी ने 137 स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के लिए चलाई है कि जहां श्रद्धालु जा करके वहां पे संगम में स्नान कर सके, डुबकी लगा सके। इसलिए उनका विशेष अभिनंदन। एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान हमारा अन्नदाता है। उस अन्नदाता के लिए तो मैडम, उस अन्नदाता के लिए यूपीए के समय 2013-14 में 27,000 करोड़ रुपए बजट में रखा जाता था, 27,000 करोड़ रुपीज। उस 27,000 करोड़ रुपए में अन्नदाता के कितना भला हो सकता था। अरे मोदी सरकार है जिन्होंने 27,049 करोड़ से बढ़ा करके 1,71,437 में 6 गुना से अधिक वह किसानों को ये लोग देने का काम कर रही है। और इसके साथ साथ इस बजट में तो बहुत ही हमारे देश के किसान बहुत प्रसन्न है। हम लोग जानते हैं गांव में किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है, हर किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग करता है। विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वह किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। उसके साथ साथ अनेकों किसान की योजनाएं जो किसान सम्मान निधि के चल रही हैं, अनेकों किसानों की योजना। उसके साथ साथ इस बजट में विशेष रूप से किसान धन धान्य योजना की जो शुरुआत की गई है, उसके माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों का 10 वर्षों में उनकी आमदनी बढ़ेगी, यह घोषणा हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। और इसी का नतीजा पूरे देश भर का किसान, जहां भी चुनाव होता है, मोदी मोदी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है और कांग्रेस और विपक्ष को हराने का काम करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी प्रकार से अगर रोड ट्रांसपोर्ट देखें तो 25,000 करोड़ इनके समय खर्च होता था। आज चारों एक्सप्रेस वे दिख रहे हैं तो इसलिए दिख रहे हैं कि 25,860 करोड़ के बदले 2,87,000 करोड़ रोड ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो रहे हैं कि पूरे देश भर में नेशनल हाईवे अच्छा रहे, एक्सप्रेस वे अच्छा बने। यह आपको देखने को मिलेगा। मैं एमएसएमई के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। एमएसएमई सेक्टर यह हमारे रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की, और देश का सबसे दूसरा बड़ा सेक्टर जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है वह एमएसएमई सेक्टर है। 1 दशक पहले एमएसएमई का कोई वालों को कुछ सुनवाई नहीं होती थी। वो फिर अपना इंस्पेक्टर राज होता था, कई कानून के जाल में फंसे रहते थे और डीआरटी और बीआईएफआर में जाते थे, उनका केस कभी रिजॉल्व ही नहीं होता था। वो परेशान होकर के उनके एमएसएमई सेक्टर धीरे धीरे बंद होते थे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के देखे, जब कोविड का समय आया, जब हमारे एमएसएमई सेक्टर वो परेशानी में थे,
तो कोविड के समय पर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि एमएसएमई सेक्टर को बचाना है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने मई 2020 में 3 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी प्रदान करने का काम किया कि 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी केंद्र सरकार लेगी। उसके बाद वहीं भी नहीं रुके, उसके बाद 3 लाख करोड़ रुपए से आगे चल करके 5 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन गारंटी वो केंद्र सरकार एमएसएमई की ले रही है। और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ रुपए का और क्रेडिट लाइन गारंटी उन्होंने देने का काम किया है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए जो क्रेडिट गारंटी एमएसएमई को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह फलेंगे फूलेंगे और फल फूल रहे भी है और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। मैडम, यूपीए के समय में हम देखेंगे तो जो हमारे एमएसएमई सेक्टर का वर्गीकरण होता है कि एमएसएमई सेक्टर में लघु है, सूक्ष्म लघु और मध्यम, उनके क्राइटेरिया क्या है। तो यह कभी क्राइटेरिया उनको बढ़ाते नहीं थे, इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि एमएसएमई में कोई फल फूल रहा ही नहीं है। 2006 में एमएसएमई का एक क्राइटेरिया बनाया कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, उसके बाद 2006-07 के बाद उसको 2014 तक बदला ही नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 10 सालों में 2 बार एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया उसको बढ़ाने का काम किया और इस बजट में तीसरी बार उसका क्राइटेरिया बढ़ाया। उदाहरण के रूप में माइक्रो इंटरप्राइजेस, उनकी यूपीए के समय में इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती थी 25 लाख, जो 25 लाख तक होगा वह माइक्रो इंटरप्राइजेस आएगा। हमारी सरकार में 25 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए उसको करने का काम किया कि इतना 2.5 करोड़ रुपए का अगर प्लांट एंड मशीनरी में और भी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो हमारी यह माइक्रो इंटरप्राइजेस हो जाएगी। इसी प्रकार स्मॉल जो इंटरप्राइजेस है उसमें भी 2.5 गुना बढ़ाने का काम किया और मीडियम जो हमारे इंटरप्राइजेस है उसमें भी उसके क्राइटेरिया बढ़ाए, जिससे कि उनकी जब काम करने की साइज बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ती है, तो जिससे उनको वो लाभ अधिक से अधिक लाभ मिले। टर्नओवर को भी बढ़ाने का काम किया। कुल मिलाकर के इसका आइडिया ये है कि अधिक से अधिक एमएसएमईज को लाभ देने का काम करे और 200 करोड़ रुपए तक का यह भी किया कि ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। अनेकों उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसके माध्यम से लोगों को एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिल रहा है। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह इतना लाभ देने के कारण ही आज यह नतीजा है कि एमएसएमई का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% योगदान है और एक्सपोर्ट में 45% का एमएसएमई सेक्टर का योगदान है। और तो और यह हमारे एमएसएमई सेक्टर ये आज खिलौना जो पहले हम इंपोर्ट करते थे और अब आज के दिन में हम खिलौना को एक्सपोर्ट करते हैं। 239% हम निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट करना तो छोड़ दीजिए, मतलब विदेशों से भी खिलौना मंगाते थे। उसी प्रकार से जो पीएलआई स्कीम के माध्यम से और एमएसएमई को जो प्रमोट किया है, पहले हम इंपोर्ट करते थे मोबाइल 2013-14 में 49,000 करोड़ रुपए, अब हम 2024 में 15 बिलियन जो डॉलर है इसके स्मार्टफोन हमने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया है। पहले 2 कंपनियां होती थी मोबाइल की, अब हमारे यहाँ 300 से अधिक कंपनियां हैं। और मध्यम वर्ग के लिए तो आज तो पूरे देश भर में मध्यम वर्ग, अनेकों मध्यम वर्ग जो है वह प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से लाभ देने का काम किया है वह अद्भुत है। 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स के एग्जेम्पशंस। इसके अलावा पहले अगर आपकी रिटर्न लेट हो जाती थी तो रिटर्न में कुछ आप चेंज करना चाहते थे तो आप पहले 2 साल तक उसको रिवाइज कर सकते थे, अब उसको हम 5 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। पहले प्रोसेसिंग टाइम में बहुत दिन लगते थे, अब 16 दिन के ही अंदर इनकम टैक्स का रिफंड अपने पास आ जाता है। सीनियर सिटीजन को भी लाभ मिला है, 50,000 से लेकर के 1 लाख, अब 1 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा। रेंट पे भी इस प्रकार से सीमा बढ़ा दी गई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि क्योंकि समय नहीं है, जो 50% की बात करते थे कि 50% वालों को क्या मिला,
उसके बारे में बोलूंगा तो 2 घंटा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के नल से जल और उनको जो जन औषधि केंद्र से लेकर के अनेकों योजनाओं के बारे में बात करूंगा तो उपसभापति मतलब मिनिमम 1 घंटा लगेगा कि 50% को क्या मिला, 25% को क्या मिला। वैसे आपने तो गागर में सागर भरी दिया है। हाँ, अंत में यही मैं कह सकता हूं कि जी हाँ, अंत में यही कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार उछाल हो रहा है और हम 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं और यह मान के चलिएगा कि हम विकसित भारत का जो संकल्प है उसका साकार भी करेंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए संभव है कि पूरे विश्व भर में केवल विश्व भर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 14 राष्ट्रों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के साथी भी अगर अच्छी बातों को तारीफ करने लगेंगे तो इनकी 0 जो सीटें आ रही ना, हर राज्य में 0, अच्छी बात की सराहना करो, जो आपको कमी दिखे उसको क्रिटिसाइज करो, तो जनता भी आपको कुछ न कुछ सीटें देगी, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, इसलिए आपको लगातार हार का सामना देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।